साल बाद। हेलो। हाँ रुद्र बोल। एक लड़के ने ट्रेन से नीचे उतरते हुए कहा। पीयूष कहाँ तक पहुंचे तुम लोग? रुद्र हम लोग गोंदिया स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और यहाँ अनाउंसमेंट हो रही है, चावल नगरी में आपका स्वागत है। हाँ भाई वो तो होगी, आखिर हमारा गोंदिया चावल नगरी के लिए ही तो प्रसिद्ध है। हाँ देखते हैं कैसे चावल मिलते हैं तुम्हारे यहाँ। चल अब ये छोड़, ये बता अर्जुन, समीर और अनन्या सब तेरे साथ ही है ना? हाँ भाई हम सब साथ में ही हैं। तो सुन, तुम लोगों के लिए मैंने जिप्सी भेज दी है, राम काका आते ही होंगे तुम्हें लेने के लिए। उन्हीं के साथ यहाँ बलमा टोला तक आना है, अकेले गलती से भी मत आना। उनकी फोटो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर भेज दी है। उन्होंने गले में लाल रंग का गमछा और धोती पहनी होगी। हाँ दूल्हे राजा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे यदि हम लोग अकेले आएंगे तो कोई चुड़ैल हमें पकड़ लेगी। पीयूष की बात सुनकर रुद्र चुप हो जाता है। और एक बात बता, जब तुझे हमारी इतनी फिक्र हो रही है तो तू हमें खुद लेने क्यों नहीं आया? पीयूष ने कहा। यार पीयूष, मैं यहाँ इतना बिजी हूँ कि क्या बताऊँ। तुझे तो पता ही है मेरी शादी की तैयारी मुझे खुद करनी पड़ रही है। पापा तो अब इस दुनिया में है नहीं, दादाजी को लकवा हुआ है और मम्मी सारे काम अकेले संभाल नहीं सकती। हाँ भाई ठीक है, चलो मैं रखता हूँ, मुझे राम काका दिख गए हैं। हाँ ठीक है, फिर मिलकर बात करते हैं। इतना कहकर रुद्र ने फोन काट दिया। रुद्र बलमा टोला गांव के सरपंच तेज बहादुर का बेटा है। तेज बहादुर अब इस दुनिया में नहीं थे। रुद्र की उम्र करीब 27 साल है, जिसका कद करीब 6 फुट और रंग गोरा है। रुद्र के बाल छोटे छोटे हैं। रुद्र ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भोपाल के यूआईटी कॉलेज से पूरी करी है। रुद्र ने अपनी शादी में अपने कुछ कॉलेज के दोस्तों को भी बुलाया है। इस वक्त रुद्र अपनी शादी की तैयारियां कर रहा है और मंडप लग रहा है। उसके घर में उसकी माँ लता बहुत खुश है। आखिर कौन माँ खुश नहीं होती होगी अपने बेटे की शादी के दिन। माँओं का तो सपना होता है अपने बेटे को दूल्हे के सेहरे में देखने का। रुद्र के दोस्त लोग गोंदिया स्टेशन पर खड़े हुए हैं। गोंदिया स्टेशन पर बहुत भीड़ लगी हुई है। अरे वो रहे राम काका, पीयूष ने कहा। कहाँ पर पीयूष? वहाँ खड़ी लड़की ने कहा। तुम यहीं पर रुको महारानी, मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर पीयूष अपने दोस्तों को, जिसमें से एक लड़की और 2 लड़के हैं, उन्हें वहीं पर छोड़कर चले जाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की देखती है कि पीयूष एक बूढ़े आदमी को, जिसकी उम्र करीब 60 साल होगी, अपने साथ लेकर आता है। उस बूढ़े आदमी ने लाल रंग का गमछा और सफेद रंग की धोती पहनी हुई है। उस बूढ़े आदमी के सफेद रंग के बाल हैं और चेहरे पर कई झुर्रियां हैं। उसको देखने से ही लग रहा था कि वो रुद्र के घर का बहुत पुराना नौकर होगा। पीयूष उस बूढ़े आदमी को अपने दोस्तों के पास लेकर पहुंचता है और कहता है, ये है राम काका। नमस्ते राम काका, सभी ने एक साथ कहा। राम काका उनकी बातों का कुछ जवाब नहीं देते। वो कहते हैं, आप लोगों का सामान कहाँ रखा है? राम काका की आवाज बहुत भारी थी। अरे नहीं काका, आप रहने दीजिए, हम उठा लेंगे। पीयूष के बगल में खड़े एक लंबे बाल वाले लड़के ने कहा। तो फिर जल्दी चलो मेरे साथ, रात होने से पहले हमें बलमा टोला पहुंचना है, राम काका ने कहा। राम काका की बात सुनकर वो सब लोग अजीब से चेहरे बनाने लगते हैं और उन्हें कुछ अटपटा सा लगता है, क्योंकि अभी सुबह के 9 बज रहे थे। रात इतनी जल्दी कैसे हो जाती और गोंदिया से बलमा टोला सिर्फ 80 किलोमीटर दूर था। राम काका वहां से जाने लगते हैं। सब लोग अपना अपना बैग अपने हाथ में उठाते हैं और राम काका के पीछे जाने लगते हैं। जब वो लोग स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं उनके सामने एक हरे रंग की जिप्सी लगी हुई थी। जिप्सी के पास जाकर राम काका खड़े हो जाते हैं। जल्दी से आप सभी लोग इसमें बैठ जाइए, राम काका ने कहा। आप चलाएंगे जिप्सी? वहाँ खड़ी लड़की ने मुंह फाड़ते हुए कहा। हम सही सलामत तो पहुंच जाएंगे ना? पीयूष ने मजाक करते हुए कहा। वो तो ऊपर वाला ही बता सकता है, राम काका ने कहा। राम काका की बात सुनकर वहाँ पर खड़े एक लंबे बाल वाला लड़का हंसने लगता है और कहता है, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं काका। देखो भाई, मैं तो राम काका के साथ आगे बैठूंगा। पीयूष ने जिप्सी की आगे वाली सीट पर बैठते हुए कहा। 2 लड़के और एक लड़की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। राम काका जिप्सी में बैठते हैं और जिप्सी स्टार्ट करने लग जाते हैं। रुद्र के दोस्त लोग जिप्सी में बैठकर राम काका के साथ बलमा टोला जा रहे थे। वो लोग रास्ते में ही थे कि तभी पीयूष ने कहा, आपके गांव में कोई रेस्टोरेंट है क्या? राम काका कोई जवाब नहीं देते। पीयूष फिर पूछता है, क्या आपके गांव में कोई अंग्रेजी शराब की दुकान है? राम काका फिर कोई जवाब नहीं देते। पीयूष की बात सुनकर उसके दोस्त लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। मैंने सुना है कि 18 साल पहले बलमा टोला गांव के पास एक गांव था जिसका नाम था मेघ। वहां पर एक औरत को जिंदा जला दिया गया था, क्या ये सच है? पीछे बैठे हुए लंबे बाल वाले लड़के ने कहा, हाँ ये सच है। राम काका ने धीरे से कहा, फिर तो उसकी आत्मा भटक रही होगी उस गांव में। पीयूष ने हंसते हुए कहा, हाँ भटक रही है। राम काका ने गंभीर स्वर में कहा। काका की बात सुनकर पीयूष शांत हो जाता है।
क्या आप हमें मेघ गांव और उस औरत के बारे में कुछ बता सकते हैं? लंबे बाल वाले लड़के ने कहा। काका जिप्सी चलाते हुए कहते हैं, आज से 18 साल पहले बलमा टोला, दास गांव और मेघ गांव के सरपंचों और उनके कुछ साथियों ने मिलकर मेघ गांव की एक औरत को बरगद के पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया गया था। उस औरत के मरने के अगले ही दिन से मेघ गांव की काया बदलना शुरू हो गई। बिरजू नाम का एक आदमी जो मेघ गांव का रहने वाला था, कहते हैं कि एक रात जब वो अपने खेत में था तो उसने एक औरत को लाल रंग की साड़ी में उसके खेत में भटकते हुए देखा। उसने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए और उस औरत की तरफ जाने लग गया। उस औरत का चेहरा उसे नहीं दिख रहा था। बिरजू तेज तेज अपने कदम बढ़ाने लग गया। खेत में गेहूं की फसल लगी थी जिसकी कटाई होनी बाकी थी। बिरजू खेत के बीचों बीच से गुजर रहा था, जिस कारण उसके और गेहूं की फसल के टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब वो उस औरत के पास पहुंचा तो उसने देखा वो औरत अचानक वहां से गायब हो जाती है। ये देखकर बिरजू का सर चकरा जाता है। बिरजू खेतों के बीचों बीच खड़ा था। दूर दूर तक अंधेरा नजर आ रहा था और अंधेरे में थी गेहूं की फसलें। बिरजू की सांसें फूलने लग गईं। वो सोचने लगा, वो औरत कहाँ गायब हो गई? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं पर खड़ी थी। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसे किसी चीज के जलने की गंध आने लग गई। जब उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो खेत के कोने से आग लगना शुरू हो गई थी। और फिर जब उसने सामने देखा तो उसके आग की फसलों में भी आग लग रही थी। देखते ही देखते उसके चारों तरफ अपने आप आग लग जाती है। बिरजू के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो चारों तरफ से फंस गया था। गांव वालों ने जब अपनी फसल जलने की आग देखी तो वो दौड़ते हुए आए। सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस आग में उन्होंने सिर्फ बिरजू के जलने की चीखों की आवाज सुनी। गांव वालों ने बहुत कोशिश की आग बुझाने की, पर नहीं बुझा पाए। उस रात के बाद से बिरजू को किसी ने नहीं देखा। लोगों का कहना है कि फसलों के साथ बिरजू भी जलकर खाक हो गया था। जो गांव सबसे ज्यादा खेती के लिए जाना जाता था, उस गांव की फसलों में रातों रात पूरी आग लग गई थी। एक भी ऐसी फसल नहीं बची थी जिसमें आग ना लगी हो। सारे खेत जलकर राख हो गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। सबके खेतों में एक साथ आग कैसे लगी? सबका मानना था कि ये काम उस औरत की आत्मा ने किया है। बिरजू की मौत के एक हफ्ते के बाद एक औरत अपने हाथों में मिट्टी का घड़ा पकड़े हुए कुएं के पास जाती है। वो कुएं के पास रखी बाल्टी को कुएं के अंदर डालती है। गिरनी के गोल गोल घूमने की आवाज सुनाई देती है और फिर टब से बाल्टी गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब बाल्टी पानी से भर जाती है तो वो औरत वो पानी ऊपर खींचती है। बाल्टी ऊपर खींचते वक्त पानी की कुछ बूंदें बाल्टी में से कुएं के अंदर गिर जाती हैं। जब वो औरत वो बाल्टी ऊपर खींच लेती है तो वो देखती है कि उस बाल्टी का पानी काला था। उसको लगा शायद इस कुएं का पानी खराब हो गया है। फिर वो दूसरे कुएं के पास चली गई। जब उसने उस कुएं में से पानी खींचा तो उस कुएं का पानी भी काला निकला। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है। वो मेघ गांव के सरपंच धनपत राय के घर के सामने जो कुआं था उसके पास पहुंची। उसने कुएं के अंदर बाल्टी डाली और खींचने लगी। जब कुछ देर बाद बाल्टी ऊपर आई तो उसकी चीख निकल गई। वो जोर से चीखती है। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उस बाल्टी के अंदर पानी नहीं था, बल्कि वो किसी के खून से भरी हुई थी। सब गांव वाले वो बाल्टी देखने लग जाते हैं और उनके बीच हलचल मच जाती है। अरे तो खून है, गांव के एक आदमी ने कहा। अरे पता नहीं कौन गिर गया कुएं के अंदर, गांव के किसी आदमी ने कहा। जल्दी करो, हो सकता है कि जिंदा हो, गांव के आदमी ने कहा। वहां पर खड़ा एक आदमी कुएं के अंदर छलांग लगाता है। धप से उसके कुएं में गिरने की आवाज सुनाई देती है। कोई रस्सी फेंको, कुएं के अंदर से उस आदमी की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग कुएं के ऊपर से कुएं के अंदर रस्सी फेंकते हैं। कुएं के अंदर जो आदमी था वो रस्सी पकड़ता है और कुएं के अंदर की लाश को उस रस्सी से बांध देता है और कहता है, अरे कोई ऊपर खींचो इसे। कुएं के ऊपर खड़े 4-5 लोग मिलकर वो रस्सी खींचने लगते हैं। वो लाश पूरी तरह पानी से भीग चुकी थी। जब वो लाश ऊपर आई तो वहां खड़े सभी लोगों को सांप सूंघ जाता है। वो लाश मेघ गांव के सरपंच धनपत राय की थी। धनपत राय की लाश देखकर गांव वालों के अंदर खौफ बढ़ जाता है और इस खौफ ने सबके दिल दहला दिए। जब उन्होंने देखा कि कुएं के ऊपर सीमेंट पर साधु लिखा हुआ था, वो साधु ऐसे लिखा हुआ था जैसे किसी ने खरोंच कर लिखा हो। धनपत राय कुएं में कैसे गिरे किसी को कुछ पता नहीं चला था। उनका पैर फिसला था या उन्हें धक्का दिया गया था या उस औरत की आत्मा ने उन्हें मारा था। ये राज उनकी मौत के साथ ही राज बनकर रह गया। मेघ गांव वालों का कहना था कि ये काम उस औरत की आत्मा का किया हुआ है, क्योंकि मरते वक्त उस औरत के अंतिम शब्द वो था, साधु।
साधु साधु साधु। राम काका ने कहा, ये साधु साधु 3 बार कहने का क्या मतलब हुआ? पीयूष ने कहा, साधु पाली भाषा का शब्द है जिसका 3 बार बोलने का अर्थ होता है अच्छा कहा, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लंबे बाल वाले लड़के ने कहा, मतलब वो औरत जो जलकर मर गई थी वह पूरे मेघगांव वालों से बदला ले रही है? ये बोलकर कि तुमने मुझे अच्छा कहा, मेरे साथ अच्छा किया और बहुत अच्छा किया। जिप्सी में बैठी लड़की ने कहा, वो बदला नहीं इंतकाम ले रही है। वो पूछना चाहती है, जानना चाहती है कि क्यों जलाया गया था उसे, आखिर उसका कसूर क्या था? राम काका ने कहा, हाँ वो तो है, सरपंचों ने अच्छा नहीं किया उसके साथ। पीयूष ने कहा, उसका श्राप लगा है मेघगांव को। राम काका ने कहा, कैसा श्राप? पीयूष ने जल्दी से पूछा। अंत्येष्टि संस्कार ना करने का श्राप। अंत्येष्टि संस्कार मतलब? पीयूष ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, अंत्येष्टि का अर्थ होता है अंतिम यज्ञ। ये यज्ञ मरने वाले व्यक्ति के शव के लिए किया जाता है। वैदिक परंपरा के 16 संस्कारों में जिस प्रकार पहला गर्भधारण संस्कार होता है, उसी प्रकार अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार होता है। जन्म और मृत्यु जीवन का ऐसा सच है जिसे कोई नहीं झुठला सकता है। व्यक्ति की आत्मा जब उसके शरीर को त्याग देती है, उसके तुरंत बाद अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। हिंदू धर्म में इसे दाह संस्कार भी कहते हैं। बौद्धियन पितृ मेध सूत्र में अंत्येष्टि संस्कार के महत्व को बताते हुए ये कहा गया है, जात संस्करणम मृत संस्कारण माहूं, अर्थात जात कर्म आदि संस्कारों से मनुष्य पृथ्वी लोक को जीतता है और अंत्येष्टि संस्कार से परलोक पर विजय प्राप्त करता है। लंबे बाल वाले लड़के ने कहा, जिप्सी में बैठे सभी लोग लंबे बाल वाले लड़के को घूरने लगते हैं और सोचने लगते हैं, ये संस्कृत कब से बोलने लगा? राम काका जिप्सी की रफ्तार तेज करते हुए कहते हैं, बलमा टोला के सरपंच तेज बहादुर और दास गांव के सरपंच महेंद्र सिंह को जब पता चला कि धनपत राय अब इस दुनिया में नहीं रहे तो दोनों को बहुत बड़ा सदमा लगा। उन्हें समझ नहीं आया कि इतना हट्टा कट्टा दिखने वाला 33 साल का इंसान ऐसे अचानक कैसे मर गया। धनपत राय के शव को जलाने का सारा प्रबंध हो गया था। तीनों गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे। धनपत राय का बेटा, जिसकी उम्र करीब 10 वर्ष थी, सफेद कुर्ता पहने अपने पिता के शव के पास खड़ा था। उसकी आंखों में से एक भी आंसू नहीं निकला था। सब ये देखकर हैरान थे। पिता के गुजर जाने के बाद बेटे की जिंदगी तबाह हो जाती है, पर धनपत राय के बेटे के चेहरे पर एक भी ऐसे भाव नहीं थे। 4 लोग मिलकर धनपत राय के शव को उठाकर उसकी चिता पर रख देते हैं। पुजारी जी अपने हाथ की मशाल धनपत राय के बेटे को देते हैं और कहते हैं, बेटा अपने पिता को आखिरी बार देख लो और जीते वक्त जो बात नहीं कह पाए वो अब बोल दो। धनपत राय को बेटा पुजारी जी की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो पुजारी जी के हाथ में से मशाल लेता है और अपने पिता की चिता की परिक्रमा करने लगता है। परिक्रमा करने के बाद वो अग्नि को धनपत राय के मुख के पास ले जाता है, जिससे चिता में आग आसानी से लग जाती है। अग्नि की स्थापना के लिए पुजारी जी ओम भूर्भुवस्सुः ध्वनि भूम्ना मंत्र का जाप करते हैं। धनपत राय की चिता धीरे धीरे जलने लग जाती है। धनपत राय का बेटा अपने पिता की जलती हुई चिता के पास खड़ा हुआ था। वो जलती हुई चिता को घूरे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे जलती हुई चिता में से वो प्रतिशोध की अग्नि को अपने अंदर कैद कर रहा है, जिसे वो जिंदगी भर के लिए जलाकर रखना चाहता है। धनपत राय की चिता आधी ही जली थी कि तभी आसमान में तेज बिजली चमकने लगती है और देखते ही देखते मौसम बदल जाता है। जिस आसमान में थोड़ी देर पहले कड़ी धूप थी, अब उस आसमान को काले बादलों ने घेर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे धनपत राय की चिता के ऊपर उस औरत का काला साया मंडरा रहा हो। 2 बड़े बादल आपस में टकराते हैं और जोर से घनघनाहट की आवाज उत्पन्न करते हैं। आसमान से बारिश की पहली बूंद आती है, जो सीधे जाकर धनपत राय की चिता पर गिरती है और फिर धीरे धीरे तेज बारिश होने लगती है। अचानक से बारिश हो जाने के कारण गांव वालों में अफरा तफरी मच जाती है। कोई दाईं तरफ भागने लगता है तो कोई बाईं तरफ। थोड़ी ही देर में वो लोग शमशान घाट की एक छत के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। वो छत काफी बड़ी थी और टीन की थी। बारिश होने के बावजूद भी धनपत राय का बेटा अपने पिता की चिता के पास खड़ा था। वो बारिश में भीग चुका था। तेज बहादुर और महेंद्र सिंह ने कई बार बोला, बेटा छत के नीचे आ जाओ, और धनपत राय का बेटा अपने पिता की बुझती हुई चिता के पास ही खड़ा रहा। धनपत राय की चिता बुझ चुकी थी। गर्मी के मौसम में बारिश होना एक आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। उस वक्त आकाश में काले बादल ऐसे लग रहे थे जैसे वो औरत मेघ गांव वालों पर हंस रही हो। बादल आपस में टकराकर इतनी तेज गरज रहे थे कि उस वक्त वहां पर उपस्थित सभी लोगों की रूह कांप उठी थी। एक और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, तो वहीं दूसरी ओर धनपत राय का बेटा छत के नीचे आने को तैयार नहीं था। आसमान में बादल फट गए थे। पूरे दिन और सारी रात
बारिश होती रही। अगले दिन जब बारिश रुकी तो सूरज की पहली किरण के साथ धनपत राय की चिता को फिर से जलाने की तैयारी की जाने लगी। धनपत राय के अर्ध जले शव को वापस से नई चिता पर रखा जाता है। जब धनपत राय के बेटे ने अपने पिता की चिता को फिर अग्नि दी तो उसमें आग नहीं लगती है। सब लोग देखकर ही हैरान हो जाते हैं कि आग लगाने के बावजूद भी लकड़ियों में आग क्यों नहीं लग रही है। सब गांव वालों में हड़कंप मच जाता है। वो एक दूसरे से कहते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो अशुभ है। बहुत प्रयासों के बावजूद भी धनपत राय की चिता को आग नहीं लग पाती। शमशान के पुजारी जी मेघ बलमाटोला और दास गांव के सबसे बड़े पंडित सुशालाचार्य को बुलाने के लिए कहते हैं। गांव के कुछ लोग पंडित सुशालाचार्य को बुलाने जाते हैं और उनको अपने साथ लेकर आते हैं। पंडित सुशालाचार्य की उम्र करीब 50 वर्ष होगी। उनके सफेद लंबे लंबे बाल और लंबी सी सफेद रंग की दाढ़ी थी। वो अपने सफेद लंबे बालों का जूड़ा बनाकर रखते थे। वो हमेशा भगवा रंग के कपड़े पहना करते थे। इसके पीछे का कारण ये था कि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार सूर्य, चंद्रमा और अन्य ऊपरी वातावरण से आने वाली हानिकारक किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवा रंग के कपड़े पहनने से ये दुष्प्रभाव शरीर पर कम पड़ता है। पंडित सुशलाचार्य के गले में हमेशा रुद्राक्ष की माला रहती थी। पंडित सुशलाचार्य धनपत राय के अर्ध जले शव के पास जाते हैं और अपनी पोटली में से एक कांच की छोटी सी बोतल निकालते हैं। कांच की बोतल के अंदर गंगा जल रखा हुआ था। पंडित सुशलाचार्य गंगा जल की कुछ बूंदें अपने हाथ में लेते हैं और तेन तवा प्रतिबंधामी रक्षे माचल माचल मंत्र पढ़ते हुए धनपत राय के अर्ध जले शव पर डाल देते हैं। गंगा जल की बूंदें जैसे ही धनपत राय के अर्ध जले शरीर पर गिरती हैं, उसमें से छन छन आवाजें निकलने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे तब निकलती हैं जब कोई गर्म चीज को अचानक ठंडे पानी में डाल दी जाती है। सभी गांव वाले डरावना मंजर देखकर डर जाते हैं। पंडित सुशलाचार्य को भी आश्चर्य होता है। वो अपनी आंखें बंद करते हैं और कुछ समय के लिए ध्यान में लीन हो जाते हैं। 5 मिनट बाद वो अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, मेघ गांव को उस औरत का श्राप लगा है। उसकी मौत जल के मरने के कारण हुई थी। इसी वजह से मेघ गांव के अंदर अब किसी भी व्यक्ति की चिता को आग नहीं लगाई जा सकती। अब मरे हुए व्यक्ति को बस दफन ही किया जा सकता है। पंडित सुशलाचार्य की बात सुनकर गांव वालों में अफरा तफरी मच जाती है और वो एक दूसरे से कहने लगते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है, हाँ ये कैसे हो सकता है। गांव के दूसरे आदमी ने कहा, लोगों के आवाजों की गूंज पूरे शमशान में गूंजने लगती है। ये तो हिंदू धर्म के विरुद्ध है। महागुरु पंडित सुशलाचार्य जी, यदि मृत्यु के बाद शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। शमशान घाट के पुजारी ने कहा, मुझे पता है, पर अब यही विधि का विधान है। उस औरत के श्राप को कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। पंडित सुशलाचार्य के कहने पर गांव वाले बिना किसी सवाल जवाब के धनपत राय के शव को दफनाने के लिए राजी हो जाते हैं। क्योंकि गांव में कोई भी पंडित सुशलाचार्य के विरुद्ध नहीं जाता था, उन्हें सरपंच से ऊपर की भी उपाधि प्राप्त थी। 4-5 लोग आगे बढ़ते हैं और धनपत राय के अर्ध जले शव को अपने कंधों पर उठा लेते हैं। वो लोग शव को जो खेत अचानक जलकर राख हो गए थे वहां पर ले जाने लगते हैं। उन्हीं के पीछे धनपत राय का बेटा महेंद्र सिंह, तेज बहादुर और गांव के बाकी सब लोग जाने लगते हैं। चलते चलते रास्ते में गांव के लोग बातें करते हैं कि ये कैसा श्राप दे दिया उस कलमुही ने, सारे गांव का धर्म भ्रष्ट कर दिया। धनपत राय के अर्ध जले शव को खेत में ले लिया गया था। 3-4 लोग जाते हैं और फावड़ा और तगाड़ी लेकर आते हैं। वो लोग धनपत राय के शव के लिए गड्ढा खोदने ही वाले थे कि तभी धनपत राय का बेटा कहता है, कोई गड्ढा नहीं खोदेगा, ये मेरे पिता हैं और मैं खुद अपने पिता के शव के लिए गड्ढा खोदूंगा और इसमें मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा, महेंद्र सिंह ने कहा। हाँ बेटा, तुम कैसे इतना बड़ा गड्ढा खोद पाओगे, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, ये काम हम लोगों को ही करने दो, तेज बहादुर ने कहा। नहीं काका, ये काम तो मैं स्वयं ही करूंगा, कृपया करके आप सब पीछे हट जाएं और मुझे ना रोकें। धनपत राय के बेटे की बात मानकर सब लोग पीछे हट जाते हैं। धनपत राय का बेटा फावड़ा उठाता है और गड्ढा खोदने लग जाता है। वो करीब 2 घंटे तक अपने पिता के शव के लिए गड्ढा खोदता रहता है। जब गड्ढा खुद जाता है तो वो गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर अपने पिता के शव को गड्ढे के अंदर डाल देता है। शव को गड्ढे में डालने के बाद धनपत राय का बेटा अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में जमीन की मिट्टी उठाता है और गड्ढे के अंदर डालता है और 3 बार धीमी आवाज में साधु 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 बोलता है। उसके बाद गांव का हर एक सदस्य आता है और शव के ऊपर मिट्टी डालने लगता है। इस तरह धनपत राय के शव को दफना दिया जाता है। धनपत राय के अर्ध जले शव को दफनाने के बाद जब भी मेघ गांव में
किसी की भी मौत होती तो उसकी लाश को जलाया नहीं जाता, बल्कि खेत में ही दफना दिया जाता था। 1 महीने के अंदर ही मेघ गांव में अदृश्य तरीके से 100 से भी ज्यादा मौतें हुई थीं। जिन खेतों में मेघ गांव वाले फसल उगाया करते थे, वही खेत अब वो कब्रिस्तान में तब्दील हो गए थे। धनपत राय के मरने के बाद ही मेघ गांव के सभी कुओं का पानी काला पड़ गया था। मेघ गांव वालों को अब पानी भरने के लिए बलमा टोला या दास गांव जाना पड़ता था।